जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए हो आपको तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? आपके ऑप्शंस है ए आईआईटी हैदराबाद, बी आईआईटी रुड़की, सी आईआईटी कानपुर और डी आईआईटी कलकत्ता। तो दोस्तों याद रखें, भारत के हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है। दोस्तों, हैदराबाद के आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फाल्गुनी पति और उनकी अनुसंधान टीम ने, तो दोस्तों याद रखें इस टीम की अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर फाल्गुनी पति। इनका भी नाम याद रखना है ध्यान से। उनकी अनुसंधान टीम ने एक आसान और नवचारी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए मानव और पशुओं की निष्क्रिय हो चुकी कॉर्निया से हाइड्रोजेल तैयार किया है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, कई बार चोट लगने के बाद कॉर्निया रिकवरी नहीं कर पाती है, तो उस पर अगर चोट लगने के तुरंत बाद हाइड्रोजेल लगा दिया जाए तो कॉर्निया आसानी से रिकवरी कर सकती है, जिसका उपयोग जटिल सर्जरी के बदले किया जाएगा और कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त ऊतक निर्माण से रोका जा सकेगा। अभी तक चोट लगने के बाद कॉर्निया को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए कोई समाधान उपलब्ध नहीं है, लेकिन दोस्तों यह हाइड्रोजेल जो तैयार किया गया है यह चोट लगने के तुरंत बाद लगाने से कॉर्निया को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। देखेंगे दोस्तों आगे आईआईटी हैदराबाद को, तो आईआईटी हैदराबाद की स्थापना साल 2008 में हुई थी। इसके वर्तमान में निदेशक बीएस मूर्ति तथा अध्यक्ष बीवीआर मोहन रेड्डी हैं। कौन है दोस्तों इसके निदेशक? बीएस मूर्ति तथा अध्यक्ष बीवीआर मोहन रेड्डी। और स्थापना 2008 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूएनसीटीएडी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है? आपके ऑप्शंस है ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र संघ और डी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने यूएनसीटीएडी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है। दोस्तों आपको बता दें कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का शॉर्ट फॉर्म ही यूएनसीटीएडी है। दोस्तों, रिपोर्ट में फिलीपींस को उन 6 देशों में से एक के रूप में नोट किया जो सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह को मंजूरी देता है। सीमा पर डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने वाले अन्य 5 देशों में शामिल हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सिंगापुर और अमेरिका। तो दोस्तों इन 6 देशों के नाम बहुत अच्छे से याद रखें जो टॉप पर हैं। कहाँ? सीमा के पार मुक्त प्रवाह, डाटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने में। कौन कौन से? फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सिंगापुर और अमेरिका। दोस्तों इनकी कोई रैंकिंग नहीं दी जाती है कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड, इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ये देश डाटा प्रवाह के लिए लाइट टच अप्रोच का उपयोग करते हैं। सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए प्रतिबंधात्मक या संरक्षित दृष्टिकोण का पालन हमारे देश भारत में, चीन में, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रवांडा, रूसी संघ, तुर्की, सऊदी अरब और वियतनाम जैसे देशों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि जो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीमा पार डाटा प्रवाह के लिए भारत में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है या कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो याद रखें प्रतिबंधात्मक या संरक्षण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। नजर डालेंगे दोस्तों यूएनसीटीएडी यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की तरफ, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाइस एडमिरल ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस है ए संदीप सेन, बी अधीर अरोड़ा, सी संजीत सेन और डी संजय मेहता। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अधीर अरोड़ा जो कि भारत में वाइस एडमिरल के पद पर हैं रहे हैं, ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। अधीर अरोड़ा ने सेवानिवृत्त हुए वाइस एडमिरल विनय बदवार की जगह स्थान ग्रहण किया है। अधीर अरोड़ा को वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन किया गया था। उन्होंने भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं।
दोस्तों याद रखें, मुख्य हाइड्रोग्राफर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसलिए याद रखें कि वर्तमान में भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन है? अधीर अरोड़ा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विनय वधवार का। दोस्तों आगे अगर हम अपनी नेवी की तरफ नजर डालें, इंडियन नेवी की तरफ, तो वर्तमान में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और 22 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? अशोक कुमार। और याद रखें, प्रत्येक सेना का सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन है, ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी शिक्षा मंत्रालय और डी खेल मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में नीति आयोग ने अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों नीति आयोग की जो राज्य पोषण प्रोफाइल यानी स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल को नीति आयोग ने यूनिसेफ, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और आर्थिक विकास संस्थान के सहयोग से तैयार किया है, जिसमें देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोषण प्रोफाइल प्राप्त किए हैं। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण डाटा का एक व्यापक संकलन शामिल है। तो दोस्तों याद रखें कि यह किस किस के सहयोग से हुई है? तो नीति आयोग, यूनिसेफ, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और आर्थिक विकास संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक जो संगठन मुख्य वह है अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों याद रखें, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। नजर डालें नीति आयोग की तरफ, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके मुख्यालय वर्तमान नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में CEO अमिताभ कांत तथा याद रखें नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सदैव भारत का प्रधानमंत्री यानी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश और डी गुजरात। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 2 थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल यानी विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है। इसके साथ इन जिलों में अब सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को पर गोली चलाने का अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम मतलब AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया है। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग। दोस्तों अफस्पा उन इलाकों में लागू किया जाता है जहां पर नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत होती है। तो दोस्तों अशांत जिले कहां के घोषित किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। और वह जिले कौन कौन से हैं? तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, और उसके पहले बता दें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ऑल जानकारी हम पिछली लगातार 2-3 क्लासेस में दे रहे हैं, इसलिए आप लोग प्लीज अगर किसी को स्टैटिक जीके कवर करना है अरुणाचल प्रदेश का, तो आज से 2 दिन पिछली क्लास देख लें 1 अक्टूबर की ध्यान से। इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में सैकर्ड पोर्टल को चालू किया है? आपके ऑप्शन है, ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी सांस्कृतिक मंत्रालय और डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सैकर्ड पोर्टल को चालू किया है। इस पोर्टल को वरिष्ठ नागरिक सुखी और स्वस्थ, सम्मानजनक और मजबूत आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए चालू किया गया है। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सैकर्ड पोर्टल चालू किया गया है। इसके तहत जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। देश के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल के लिए 10 करोड़ रुपए अनुदान इस पोर्टल के विकास के लिए अभी दिए गए हैं, जबकि आने वाले 5 सालों तक हर वर्ष 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पेवेलियन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है, ए राजनाथ सिंह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी पीयूष गोयल और डी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पेवेलियन का उद्घाटन किया है। दोस्तों अब 2020 को यहाँ पर वर्ष ना समझें, ईयर ना समझें, या यहाँ का पूरा टोटल नाम है दुबई एक्सपो 2020।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में भारत ने प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया है, जिसमें एक अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर का पवेलियन है। एक्सपो 2020 की मेन थीम कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर है। दोस्तों थीम बहुत अच्छे से याद रखें, एक्सपो 2020 की मेन थीम क्या है? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले हर एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको देखने मिल जाएगा। बहुत केयरफुली इसको पढ़ें। तो आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लेह और डी शिमला। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में लेह में, लद्दाख के लेह में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। दोस्तों लद्दाख के लेह में उपराज्यपाल आर के माथुर, बहुत अच्छे से याद रखें, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो आर के माथुर। और राजधानी क्या है? तो लेह के आर के माथुर ने विश्व का सबसे बड़ा खादी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख एम नरवणे भी उपस्थित हैं। दोस्तों यह ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जिसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। दोस्तों याद रखें कितना वजन है? 1400 किलोग्राम। इसकी लंबाई चौड़ाई भी याद रखें, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। दोस्तों यह ध्वज 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे हैं। और दोस्तों याद रखें, यहाँ पर भी तिरंगा का जो मानक लंबाई चौड़ाई है 3:2 की, उसका ही ध्यान रखा गया है। इसीलिए लंबाई 3:2 में है, लंबाई और चौड़ाई 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व पक्षी दिवस, बी विश्व पशु दिवस, सी विश्व महिला दिवस और डी विश्व हाथी दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 4 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पशु दिवस व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के समर्थन और भागीदारी के माध्यम से दुनिया भर में पशु कल्याण मानकों में सुधार करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। इस दिवस पर पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है। पहली बार यह दिवस हेनरिक जिमरमन ने 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन में स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में मनाया था। पहली बार कब मनाया? 24 मार्च 1925 को पूरे विश्व में कहीं भी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह 1929 से यह दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा और इसको मान्यता अंतरराष्ट्रीय पशु संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1931 में दी गई, जब से यह अंतरराष्ट्रीय हो गया। याद रखें दोस्तों तीनों साल। 1925 में पहली बार व्यक्तिगत तौर पर हेनरिक जिमरमन ने कहा, तो इस बर्लिन में स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में मनाया। 1929 से विश्व भर में मनाया जाने लगा और 4 अक्टूबर को तारीख चेंज हो गई, 24 मार्च की जगह 4 अक्टूबर तय हो गई 1929 से, और 1931 में से अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों, यह सप्ताह पूछे जाते हैं क्योंकि आपके ऑप्शंस है ए विश्व स्तनपान सप्ताह, बी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, सी विश्व विज्ञान सप्ताह और डी विश्व शिक्षा सप्ताह। तो दोस्तों याद रखें, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस दिवस पर मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों याद रखें, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था और यह पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को वर्ल्ड स्पेस वीक को घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसकी घोषणा कब हुई? 6 दिसंबर 1999 को। और पहली बार यह विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर सन 2000 को। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अंपारा में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों याद रखें,
भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अंपारा में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों यह याद रखें कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन किन के बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। अब इस साल कहाँ यह कौन सा संस्करण है मित्र शक्ति का, तो 8वां संस्करण है जो कि अंपारा में आयोजित किया जा रहा है। 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत और श्रीलंका देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपाला में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह कब तक चलेगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ आयोजित होगा, तो श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में आयोजित होगा। और यह कौन सा संस्करण है, तो 8वां संस्करण याद रखें। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करना है। भारतीय सेना के 120 जवानों का एक सशस्त्र सैन्य दल श्रीलंका की सेना की एक बटालियन के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेगा। इस युद्धाभ्यास में अंतरराष्ट्रीय उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे। अब दोस्तों नजर डालेंगे हम श्रीलंका की तरफ, तो भारत के दक्षिण में स्थित एक देश श्रीलंका है। इसका अगर आकार भी पूछा गया है कुछ परीक्षाओं में कि श्रीलंका का नक्शा है जो वह किस आकार का है, तो याद रखें पानी की बूंद के आकार को इसको मान्यता दी गई है। और आप देखेंगे अगर तो यह पानी की बूंद की तरह इसकी आकृति प्रतीत होगी। दोस्तों अब हम श्रीलंका के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे अगर, तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। दोस्तों याद रखें अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पास में तो यह होता है भारत का रामेश्वरम द्वीप जो कि श्रीलंका के सबसे पास है और यहाँ की दूरी है मात्र 31 किलोमीटर। आगे हम श्रीलंका से जुड़े अन्य तथ्य देखें अगर दोस्तों, तो 1972 तक इसका नाम सीलोन था। तो दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखें सीलोन, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। दोस्तों याद रखें 1972 में इसे बदला गया, सीलोन से लंका किया गया, 1978 में श्रीलंका से श्रीलंका किया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो दोस्तों याद रखें यह कोलंबो पहले श्रीलंका की राजधानी भी था, लेकिन अब वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धने नेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है। श्रीलंका में बेदास जनजाति पाई जाती है। दोस्तों याद रखें बेदास जनजाति कहाँ, श्रीलंका में पाई जाती है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में ही है। याद रखें दोस्तों पाक जल संधि का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में पाकिस्तान मिलता है और जिसने पढ़ा नहीं होता है वो आंख बंद करके पाकिस्तान लगा देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखें पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में आदम ब्रिज या एडम ब्रिज भी मौजूद है। नजर डालें श्रीलंका की अन्य जानकारी पर, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में गोटाभया राजपक्षे तथा प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं। दोस्तों श्रीलंका की सबसे बड़ी पवित्र नदी कौन सी है, तो महावेली गंगा यहाँ की सबसे बड़ी तथा पवित्र नदी है। भारत के तमिलनाडु में के निकट धनुषकोडी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से एडम ब्रिज जोड़ता है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखें जो भारत का धनुषकोडी है उसको श्रीलंका के तलैया मन्नार से कौन जोड़ता है, एडम ब्रिज जोड़ता है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। श्रीलंका में पाक की खाड़ी पर पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका की मुख्य भूमि अलग होती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है, ए श्री आर के सिंह, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री राजनाथ सिंह और डी श्री भूपेंद्र यादव। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में श्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में, श्री भूपेंद्र सिंह। कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में, भूपेंद्र यादव, याद रखना है। हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल http indianwetlands.in लॉन्च किया है। यह पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग करने और हितधारकों को ये जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए एक गतिशील प्रणाली है। तो दोस्तों याद रखें कि यह वेटलैंड्स के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए यह पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल पर वेटलैंड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। तो याद रखें वेटलैंड से संबंधित जो पोर्टल है वह क्या है, indianwetlands.in। और यह किसने
लॉन्च किया है? तो श्री भूपेंद्र यादव ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 5वें, बी 7वें, सी 14वें और डी 15वें। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का के 15वें संस्करण का समापन हुआ है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का समापन 14 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। तो दोस्तों याद रखें, इसका सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। यह अभ्यास आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों पर केंद्रित था। सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से शुरू हुआ था। तो दोस्तों 20 सितंबर से कब तक चला है? 3-4 अक्टूबर तक चला। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पिछला संस्करण कब हुआ था? 2019 में। और कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष होने वाला सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, जिसका नाम है। भारत और नेपाल के बीच में होता है, लेकिन यह 2019 के बाद सीधा 2021 में हुआ, क्योंकि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे बंद किया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इन निम्न में से किस देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में कनाडा में देश के पहले मतलब कनाडा देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। और यह कनाडा में कहा तो कनाडा के ओटावा में इसको खोला गया है। गांधी जयंती के अवसर को यादगार बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। भारत से उत्तम जीआई टैग वाली जनजातीय कला और शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए ट्राइफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय विसारिया ने की। दोस्तों याद रखें, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है वर्तमान में? तो श्री अजय विसारिया वर्तमान में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं। इस कॉर्नर में आदिवासी हस्तशिल्प एवं उत्पाद के नमूने प्रदर्शित किए जाते हैं और उत्पादों की सूची तथा साहित्य के साथ साथ कनाडा में ऐसे उत्पादों की व्यावसायिक खरीद और वितरण के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यह पहल भारत के आदिवासी कारीगरों को कनाडा के बाजार से जोड़ने में मदद करेगी। दोस्तों याद रखें, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह आपको याद रखना है, कनाडा और अमेरिका की प्राकृतिक सीमा 49 डिग्री अक्षांश यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और अमेरिका की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको क्लास पसंद आई हो, कंटेंट यूजफुल लगा हो और अगर आप सबको यह लेस टाइम कंज्यूमिंग डेटा लगा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और हम उतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।